हेलो, मैं चेतनलाल रेड्डी, सहआचार्य समाजशास्त्री, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला बलिया। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के सेकंड जो प्रश्न पत्र है समाजशास्त्र के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे, आदिवासी आर्थिक व्यवस्था, प्रिमिटिव इकोनॉमी सिस्टम। यानी कि जो आदिम समाजों की जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो कैसा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्थिक संगठन हमें सभी प्रकार के समाज में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक समाज में उत्पादन, उपभोग, वितरण, मूल्य जो तरीके होते हैं, सब में अंतर पाया जाता है। तो जो मानवशास्त्री थे, उन्होंने आदिम लोगों के आर्थिक संगठनों का अध्ययन करके आर्थिक इतिहास, आर्थिक व्यवहार और उसके अंतर्गत जो सार्वभौमिक जो आर्थिक तत्व हैं, उनको उन्होंने ज्ञात किया। इसके संबंध में फर्त की मान्यता ये थी कि आर्थिक संगठन एक प्रकार की सामाजिक क्रिया भी है। हम आर्थिक क्रिया को मानव जीवन के अन्य कार्यों से अगर अलग करके नहीं देख सकते। उत्पादन, विनिमय, उपभोग एवं प्रॉपर्टी सभी सामाजिक संगठन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। समाज की व्यवस्था की भिन्नता के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भिन्नता देखने को मिलती है। मनुष्य की 3 प्रमुख आवश्यकताएं, ये सब हम जानते हैं: भोजन, वस्त्र और निवास। इनमें भोजन की जो आवश्यकता वो मूल है और इसकी पूर्ति के लिए वह अपने जो भौगोलिक पर्यावरण से अनुकूलन करता है और उसी के अनुरूप संस्कृति के जो भौतिक तत्व है का निर्माण होता है। तो संस्कृति और भौगोलिक पर्यावरण का भी घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य का आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन बहुत कुछ पर्यावरण से प्रभावित होता है। उसने अपनी संस्कृति के सहारे ही अपने प्रकृति से अनुकूलन स्थापित किया और संस्कृति के बलबूते ही उसने जो प्राकृतिक स्रोतों का दोहन किया, जिसने आर्थिक संगठन को जन्म दिया। इस प्रकार अर्थव्यवस्था जो है संस्कृति व पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आदिम समाजों का जो आर्थिक संगठन आधुनिक समाजों से अलग है। उनके अधिकांश आर्थिक प्रयत्न जो है भोजन उत्पादन को लेकर ही किए जाते हैं, जो भौगोलिक पर्यावरण पर अत्यधिक निर्भर है। इसके लिए उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रकृति से संघर्ष की स्थिति भी देखी जा सकती है, फिर भी उनमें निश्चितता एवं सुरक्षा का अभाव देखते होता है। तो यहाँ हम व्यक्तिगत रूप से आर्थिक प्रयत्न कम किए जाते हैं। अधिकांश पारिवारिक एवं सामूहिक आधार पर उत्पादन के प्रयत्न होते हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था आदिम अर्थव्यवस्था का विकसित रूप है। वर्तमान को जानने के लिए भूतकाल का सहारा लिया जा सकता है। तो आज के मानवशास्त्री आदिम अर्थव्यवस्था में अधिक रुचि रखने लगे हैं। तो हर्षकोविट्स ने तो आर्थिक मानवशास्त्र की नई शाखा का श्री गणेश भी किया है। आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा ये हमें जानना आवश्यक है। तब जब अर्थव्यवस्था की परिभाषा और अर्थ के बारे में जानकारी करें तो हमें समझते हैं कि अलग अलग समाजशास्त्री की अलग अलग परिभाषा भी है। जिसमें पिटिंगटन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने लिखा था कि आर्थिक प्रणाली लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण तथा समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों एवं दावों को निर्धारित करती है। इसी प्रकार बिल्ज और हाइजनर ने लिखा था कि आर्थिक संगठन व्यवहारों के प्रतिमान है तथा समाज का वह परिणाम स्वरूप संगठन है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है। ये बिल्स और हाइजर ने कहा। इसी प्रकार एक और परिभाषा जो है बोहनन ने दी थी कि सामाजिक समूह और मानवों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्रोतों, प्रविधि और कार्यों को संगठित करने का जो तरीका है, उसे ही हम एक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। इसी प्रकार लूसी मेयर ने भी अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया
और कहा कि अर्थव्यवस्था का संबंध उन कार्य प्रणाली से है जिनसे लोग अपने साधनों, भौतिक और अभौतिक दोनों की व्यवस्था करते हैं और उनके विभिन्न उपयोगों में से कुछ को चुनते हैं ताकि प्रतिद्वंदी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का आवंटन किया जा सके। ये इन्होंने परिभाषा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात बताई। तो अर्थव्यवस्था की इतनी सारी परिभाषाओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थात मनुष्य को जीवित रहने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं और अनेक प्रयत्नों के दौरान वह अनेक साधनों का भी प्रयोग करता है। तो ये साधन क्या है? ये प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति दोनों के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृति और संस्कृति ने मनुष्य के भौतिक साधनों को निश्चित किया और ये साधन भी मानव के पास सीमित ही है। उनकी आवश्यकताएं अनंत है, किंतु किन आवश्यकताओं की पूर्ति वो पहले करेगा, किनको कुछ समय के लिए स्थगित करेगा, भविष्य में पूरी करने के लिए किसको छोड़ना है, किसको रखना है, इसका निर्धारण मानव अपने विवेक और साधनों की उपलब्धि के आधार पर करता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सब मनुष्य के आर्थिक संगठन को जन्म देती है। तो कहने का तात्पर्य ये सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब आदिम जो अर्थव्यवस्था थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम आदिम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं? उसकी जो मूलभूत विशेषताएं थी वो पहली ही थी, इनका तकनीकी ज्ञान और स्तर बहुत निम्न है। अनुकूल जलवायु, वनस्पति और प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता होने पर भी साधनों की सीमितता के कारण एवं ज्ञान के अभाव में वे उनका सीमित ही लाभ उठा सकते थे। खुरपी, गेती, कुदाली, तीर धनुष, मछली पकड़ने के जाल, फंदे से ही वे अपना उत्पादन कर लेते थे। वे लोग भरण पोषण की न्यूनतम आवश्यकता भी उनकी काफ़ी कठिनाई से पूरी कर पाते। क्यों? क्योंकि इनका जो टेक्निकल नॉलेज इनको बहुत कम था। तो पहली जो आदिम अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है कि इनके पास जो नॉलेज है, ज्ञान है टेक्निकल, वो बहुत कम है, निम्न स्तर का। दूसरी विशेषता, ये लोग भविष्य के लिए बचाकर रखने एवं संग्रह करने की प्रवृत्ति से मुक्त है। अर्थात ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर के लिए हम कुछ बचाए लें। अर्थात यदि वे कुछ एकत्रित करते भी हैं तो उसे लंबे समय तक सुरक्षित वो नहीं रख पाते, रखना नहीं जानते। इसी प्रकार उत्तरी रेडेसिया की बेम्बा जाति फल और अनाज जमा कर लेती है, परंतु गर्मी, नमी और दीमक उन्हें क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य, इन्होंने जो भी जमा किया है उसको अधिक समय के लिए वो बचा कर नहीं रख पाते। रखने का प्रयास करते तो वो किसी न किसी प्राकृतिक समस्याओं के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति से इनकी जो अर्थव्यवस्था वो मुक्त है। तीसरी विशेषता, यातायात के साधनों का अभाव। आदिम अर्थव्यवस्था में आधुनिक समाजों की तुलना में न के बराबर उनके पास साधन। इसी के कारण वह अनाज और वस्तुओं के संग्रह में या एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान ले जाने में इनको कठिनाई आती है। तो इनकी जो आर्थिक क्रियाएं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सिकुड़ के रह जाती है, यानी कि इनका जो क्षेत्र है वो सीमित है। चौथी विशेषता है, इनके समाजों में मुद्रा और बाजार की व्यवस्था नहीं होती जिस तरह के आधुनिक समाजों में होती है। नहीं इनके पास कोई बैंक है, नहीं इनकी बैंक की कोई आदि दूसरी सुविधाएं हैं। यानी इनका अधिकांश तो उनका जो वस्तु विनिमय के आधार में इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए उनमें जो व्यापारी दलाल प्रतियोगिता है, एकाधिकार आदि का इसमें अभाव पाया। पांचवी विशेषता है, इन समाजों में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि अधिकांश उत्पादन है वो सामूहिक रूप से होता है। वे पारस्परिक दायित्वों और सामूहिकता की भावना से बंधे होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के मुनाफा लेने देने की बात सोचते भी नहीं। नंबर 6, इनमें उत्पादन और विनिमय वितरण की तुलना में विनिमय पर कम बल दिया जाता है, क्योंकि सामूहिक रूप से जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका समान वितरण में कर दिया जाता है। इनमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं किया जाता है, बचत कमी हो पाती है। अतः विनिमय भी इसके अंतर्गत जो है ये धक्कादायी है। तो उत्पादन भी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। नंबर 7 की विशेषता है, आर्थिक और सामाजिक संबंधों में इनके अंतर्गत कोई भेद
नहीं होता। मालिक और नौकर जैसा संबंध इनमें नहीं देखे जा सकते। तो इनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाएं त्योहारों तथा उत्सवों में घुली मिली होती हैं। नंबर 8, उत्पादन के दौरान धार्मिक और जादुई क्रियाएं भी इनमें की जाती हैं। उनका विश्वास है कि जादुई क्रियाएं और धार्मिक क्रियाओं से प्रोडक्शन बढ़ेगा और आर्थिक सफलता मिलेगी, ऐसा इनकी सोच रहती है। इसी प्रकार नंबर 9, इनमें आदिम लोगों में नृत्य प्रति आविष्कार, नवाचार और परिवर्तन बहुत कम होता है, क्यों अर्थात इनमें स्थिरता पाई जाती है। और स्थिरता और समरूपता के कारण आर्थिक उत्पादन की जो मेथड है, विधि है, उनमें साधारण तो कोई परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। नंबर 10, आदिम समाजों के लोगों में हमारे तरह कोई एक्सपर्ट या विशेषीकरण नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सभी तरह का कार्य करते हैं। इस दृष्टि से जनजाति जो तोग होते वो हरफन मौला माने जा सकते। वहाँ श्रम विभाजन, विशेषीकरण या कुशलता के आधार पर नहीं किया जाता, तो इसमें एक्सपर्ट की कमियाँ होती है। नंबर 11, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी हमें इन लोगों में देखने को मिलती है। तीर, धनुष, नाव, फंदे, कृषि के औजार व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हैं, तो कृषि भूमि, चरागाह, शिकार का क्षेत्र, नदी, तालाब आदि ये सामूहिक प्रॉपर्टी है। अधिकांश तो उत्पादन व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक रूप से किया जाता है। इस प्रकार इनकी जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की देखी जा सकती है। नंबर 12, आदिम अर्थव्यवस्था में उपहार का विशेष महत्व है, अर्थात विनिमय का एक माध्यम है। एक व्यक्ति के पास जब किसी वस्तु की अधिकता होती है तो दूसरे को उपहार के रूप में प्रदान कर देता है। यह प्रवृत्ति में देखी जा सकती है। इसी प्रकार इन लोगों में यह हिसाब नहीं लगाया जाता कि किसने कितना श्रम किया, और न ही इस आधार पर इनका वितरण होता है। अर्थात इनमें जो कार्य करने की कुशलता का बंटवारा या कम ज़्यादा का हिसाब किताब इसमें नहीं होता। एक अंतिम विशेषता इनकी अर्थव्यवस्था की ये है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की तरह यहाँ पर राजनीतिक शक्ति का आर्थिक नियंत्रण से कोई संबंध नहीं होता। अर्थात इसमें कर वसूली, बाजार, मुद्रा अर्थात आदि की व्यवस्था करना ये राजनीतिक व्यवस्था का कार्य नहीं है। इस प्रकार आदिम अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक और सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी गई है। तो इस प्रकार से आदिम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन सब विशेषताओं के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि जनजातीय समाज में कैसी अर्थव्यवस्था मौजूद है।